है ना। दही वाली मंगमा एक ऐसी कहानी है जो मध्यम वर्गीय परिवार को दर्शाता है। एक महिला जो विधवा होने के बावजूद भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करती है, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक और बात इसमें सबसे फैंटास्टिक बात ये लग रहा है ना कि एक महिला जो भरी जमाने में कोई पुरुष यदि महिला को छोड़कर चला जाता है, किसी दूसरे गैर महिला के ऊपर यदि अपनी नजर भिड़ाता है, तो उस महिला के ऊपर कितना दर्द होता है ना, एक महिला ही समझ सकती है। दूसरा बात, ये दही वाली मंगमा में मंगमा देखोगे ना, तो अपने ऊपर जितना परिस्थितियों का सामना वो की है ना, वो दूसरे महिला को बताती है कि एक पुरुष को कैसे बस में किया जाता है, एक पुरुष कैसे अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस महिला से हम क्या सीखने वाले हैं कि एक पुरुष को कैसे बस में किया जाता है। और तो और 10वीं क्लास में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना, तब जाकर क्लियर होगा। बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है, दही वाली मंगमा। ये वर्णिका किताब से दही वाली मंगमा आता है। आपको पता है तो वर्णिका किताब हम समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में गोधूली व्याकरण के अलावा वर्णिका चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है, पुस्तक जिसमें 5 गो पाठ है। पहला पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दही वाली मंगमा में लेखक परिचय। लेखक परिचय में हम बता दें कि दही वाली मंगमा चैप्टर नंबर 1 है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। लेखक कौन है बाबू? श्रीनिवास दास। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते चलना, क्योंकि यहाँ से परिचय में ऑब्जेक्टिव पूछता है और बाकी कहानी में सब्जेक्टिव आता है। लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। दूसरा बात, इनका पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ, पूरा नाम अगर बताया जाए, पूछा जाए श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती नहीं, मास्ती वेंकटेश अयंगार पूरा नाम हुआ। इनका जन्म की बात करो 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक राज्य में हुआ था। कोलार शहर है, कर्नाटक एगो राज्य है, दक्षिण भारत में पड़ता है। और दूसरा बात, इसका मूल कथा, ये जो कहानी है ना दही वाली मंगमा जो कहानी है, इसका मूल कथा कामना भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। याद रखना, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो दूसरा बात, ये तो कन्नड़ भाषा तो हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोग ठहरे बिहारी, तो बिहारी वो लोग हिंदी समझते हैं ज्यादातर। तो हिंदी भाषा में कौन लिखा है, तो हिंदी भाषा में लिखे हैं, हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। क्या बताओगे? B.R. नारायण। तो इतना बात क्लियर हुआ। दही वाले मंगमा श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया, जिसका पूरा नाम होता मास्ती वेंकटेश अयंगार, पूरा नाम होता उनका जन्म कब हुआ था, तो बता देना 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। और ये मूल कथा कन्नड़ भाषा में लिखा गया, जो कर्नाटक राज्य में बोला जाता है। ठीक है। दूसरा बात, ये कर्नाटक की बेंगलोर शहर की कहानी है, ठीक ना, बेंगलोर शहर की कहानी है, जहाँ एक महिला दही बेच रही है। अब वो तो ठहरे कर्नाटक वाले लोग, वो तो कन्नड़ भाषा जानते हैं, कन्नड़ भाषा, हम लोग ठहरे भोजपुरी वाले, तो भोजपुरी में हिंदी चलता है। तो हिंदी में कौन लिखा है, इस कहानी को हिंदी में कौन ट्रांसफर करके हमें पढ़वा रहा है, तो B.R. नारायण हिंदी में अनुवाद किए हैं। चलो आगे देखो। इसके बाद हम बता दें, ये जो श्रीनिवास साहब हैं, इनको 2 गो पुरस्कार मिला था। कितना पुरस्कार? 2 गो। एक मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, नाम याद रखना, परीक्षा में पूछेगा श्रीनिवास को कौन कौन से पुरस्कार मिला था, तो 2 गो पुरस्कार मिला था। एक नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक नाम था ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था? देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में सन्ना कथे गुल्लू एक पुस्तक है, इसी के लिए उनको दिया गया था। जब इस रचना को लिखे थे ना, तो 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था श्रीनिवास जी को। और दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार भी उनको दिया गया है। तो ये कब दिया गया, कैसे दिया गया, ये किताब में नहीं लिखा है, केवल ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार पाए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पाए हैं। तो ये पूरा डीप लिखा है 1968 में, और इस पुस्तक की वजह से इनको दिया गया है। इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, दही वाली मंगमा कहानी ना कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा दही वाली मंगमा कामना कहानी से लिया गया है, तो कहोगे दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानियों से लिया गया है, कामना कहानी से कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। ठीक है। और ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से मतलब प्रकाशन हुआ था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव मत याद रखना, ऑब्जेक्टिव में याद रखना दही वाली मंगमा कहाँ से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। ठीक है। दूसरा, ये जो कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि के साहित्य पर जोर दिए हैं। मतलब श्रीनिवास साहब कन्नड़ के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रसिद्धि उनको मिला था। कन्नड़ भाषा में ही अपने साहित्य को लिखा करते थे। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, छोड़ सकते हो। सभी विधाओं को उल्लेखनीय और योगदान दिया है, तो कन्नड़ भाषा में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, इतना याद रखना। तो यहाँ से याद रखना है केवल दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानियों से लिया गया, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं।
अब देखो, हम बता दें इस पाठ के अंदर घुसने से पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ में प्रमुख पात्र कौन है। पात्र मतलब किसके आसपास पूरा कहानी घूमेगा, तो याद रखना ये प्रमुख पात्र है मंगमा है। पात्रा इसे बोलोगे मंगमा। मंगमा दही बेच रही है। क्या बेच रही है बाबू? दही। दही बेच रही है, देख सकते हो यहाँ दही है, दही बेच रही है। दूसरा बात हम आपको बता दें, जब दही बेच रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा कहानी दही पर घूमेगा। क्या किस पर घूमेगा? दही पर। और इसका एक बेटा है। इनके घर में ना दही वाली मंगवा, जो मंगवा कहानी है मंगवा, इसमें इनके घर में कुल 4 आदमी हैं। मतलब एगो मंगवा है, एगो मंगवा, ठीक है, और एगो बेटा है। मंगवा के कितना बेटा है? एगो बेटा है, और एगो बहू है, एगो बहू है, और एगो पोता है, एगो पोता है। तो कुल मिलाकर मंगवा के घर में कुल कितने आदमी हैं? 4 आदमी। याद रखना, एगो मंगवा, एगो बेटा, एगो बहू। बहू का नाम क्या है? नजमा। यहाँ लिखा हुआ है बहू का नाम क्या है, देखो। मंगवा घर में एगो बेटा है, एगो बहू है, बहू का नाम है नजमा। बहू का नाम क्या बताओगे? नजमा। नजमा याद रखना, बहू का नाम क्या है? नजमा, ठीक है। और एगो पोता है, पोता का नाम नहीं दे रखा है। अब माँ जी है। मतलब इस कहानी में देखो, दही कौन बेचती है? मंगवा। मंगवा के घर में कुल कितने आदमी है? 4 आदमी है। कौन कौन? एगो लड़का है, लड़का का नाम नहीं दिया है। एगो बहू है, बहू का नाम नजमा दिया गया है। नजमा, नजमा। बहू का नाम क्या है? नजमा। और एक बेटा है, मतलब पोता है उनका। मंगवा के क्या है? पोता है। इस पाठ में देखो तो जिसके घर सबसे ज्यादा दही बेचा जाता है वो है माँ जी। कथावाचक कौन है? माँ जी। माँ जी। माँ जी का मतलब कथा को जो बाँच रही है ना, जो कथा को कह रही है, वो माँ जी हैं। मतलब कि बेंगलुरु शहर में, बेंगलोर शहर में दही बेचने जा रही है। ये मंगवा जो देख रहे हैं ना, ये मंगवा कहाँ जाकर दही बेच रही है? बेंगलोर शहर में दही बेच रही है, अपने गाँव से 3 मील दूर। मान लो ये गाँव है और ये बेंगलोर शहर है। यहाँ से जाती है बेंगलोर शहर में। अब बेंगलोर शहर में माँ जी हैं। माँ जी कहाँ है? बेंगलोर शहर में। उनकी गलियों से होकर दही बेचते हुए जाती है, फिर से इन्हीं के गली से होकर दही बेचते लौट आती है। इसके बीच का दूरी देखो ना, 3 मील है, 3 मील। बेंगलोर शहर में दही बेच रही है और अपने गाँव से जाती है। गाँव के नाम है वेंकटपुर। गाँव का नाम याद रखना, वेंकटपुर। गाँव का नाम क्या है? वेंकटपुर, जो शायद अवलपुर के पास गांव के नाम है। मतलब अवलपुर एगो बहुत बड़ा गांव है। इस गांव के पास में एगो वेंकटपुर है। इसी वेंकटपुर में मंगमा के घर है। अगर पूछा जाए वेंकटपुर किसके गांव के पास है, किस गांव के पास है? अवलपुर के पास एगो गांव है वेंकटपुर। इसी वेंकटपुर में इसका घर था। अवलपुर बड़का गांव है, उसी गांव के पड़ोसी एगो वेंकटपुर है। उसी वेंकटपुर में मंगमा रहती है। अब मंगमा वेंकटपुर से निकलकर 3 मील दूर जाकर बेंगलुरु शहर में दही बेचती है। माँ जी वहीं है। और माँ जी कौन है? तो उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। इनके यहाँ दही बेचती है, फिर से वापस आती है और इनसे बातचीत करती रहती है, ठीक है। एक रंगप्पा है। इस पाठ में देखो तो रंगप्पा है, जो जुआरी होगा बाद में बताया जाएगा रंगप्पा कौन है, लेकिन इतना समझो रंगप्पा है। एक पढ़ाकू लड़का है, आप बेंगलुरु शहर में दही बेचती है, जो 3 मील दूर पर है। बस इतना पात्र लोग है। अभी परिचय हुआ, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा, आगे बढ़ोगे तो पता क्या चलेगा? किधर गया? हाँ, आगे देखो। आगे हम बता दें, मंगमा हर वर्ष, मंगमा प्रतिदिन मंगमा के काम यही है, दही बेचना। घूम घूम कर दही बेचती है। बेंगलोर शहर में एकदम धूमधाम से दही बेचने के काम करती है। मंगमा हमें वर्षों से बारी से दही दिया करती है। बारी का मतलब होता है, माँ जी कह रही है मंगमा हमें वर्षों से बारी पर दही देती है। बारी का मतलब एक ऐसे दही बेचने वाला इंसान जो महीना भर दही किसी को देता हो, लेकिन महीना के अंत में उससे पैसा वसूलता, उस प्रक्रिया को बारी कहा जाता है, ठीक है। तो बारी का मतलब क्या समझा? बारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी के यहाँ दही दिया जाता है, दूध दिया जाता है, लेकिन महीना के बाद जब पैसा वसूला जाता है, इस प्रक्रिया को बारी कहते हैं, ठीक है। तो बारी से माँ जी को दही देती है। माँ जी कौन है? कथावाचक, जो बेंगलुरु शहर में रहती हैं, ठीक है। आगे देखो, बारी तो समझ लिया। और माँ के घर से जो गली गुजरता है, उसी गली से मंगमा पूरे शहर में दही बेचने का कार्य करती है। लौटते समय और जाते समय माँ जी के घर से होकर ही जाती है, क्योंकि माँ जी कैसे मतलब कि व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, औरत हैं, जो हमेशा मंगमा से ना आकर्षित हो चुके हैं। और मंगमा से हमेशा बातचीत होता रहता है। कभी प्यार से तो आंगन में चादर बिछा के आराम से बैठ कर तब जाकर बातचीत होता है, पहला बात। या फिर कभी कभी खड़े खड़े बातचीत हो जाता है, जब टाइम का अभाव होता है। हमेशा बातचीत होता रहता है, ठीक है।
कभी कभी माँ जी के घर मंगमा बैठ जाती है, बैठने के बाद सामान्य बोलचाल बातचीत करती रहती है। देखिए ना माँ जी कि हमारे घर में एक बिल्ली, हमारे घर में बिल्ली दूध पी ली है, हमारे घर में कोहड़ा था, कोहड़ा में चूहा छेद कर दिया है, ये सब सामान्य बात होता रहता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक समय बाद है, मतलब कुछ दिन पहले जब दही देने मंगवा आ रही थी बेंगलोर शहर में, तो उस समय माँ जी किसी काम में व्यस्त थी। तो उस समय उनके जो लड़का था, जेठका लड़का, वो बोला था ठीक है हमें चाहिए। तो लड़का बाहर निकलता है, माँ जी का लड़का था, वो घर से बाहर निकलता है और मंगवा क्या करती है, अपने नदिया में हाथ डालती है, मतलब कटोरा से निकाल कर गाढ़ा, उसे क्या कहो, गाढ़ा दही निकाल कर उसके हथेली पर रख देती है, चली जाती है। तब तक माँ जी अंदर से बाहर आती हैं और मंगवा से बातचीत होने लगता है। ठीक है, मंगवा से और माँ जी से बातचीत होने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है, मंगवा कह रही है आपका बेटा एकदम आप पर गया, एकदम सोना जैसा बेटा आप पैदा किए हैं, लेकिन किस काम के। देखिए ना, हमारा भी एक लड़का है, शादी के पहले हमेशा हमारे आगे पीछे रहता था, लेकिन जैसे शादी हो गया ना हमारे लड़का को, तो हमारे घर में बहू आ गई है और तब से हम देख रहे हैं कि हमेशा उसी के चक्कर में रहता है, हम पर ध्यान ही नहीं देता और तो और हमारा बात भी नहीं मानता है। ऐसा हो जाता है लड़का। अब हो सकता है कि आपका बेटा भी कहीं ऐसा हो जाए, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। तो मंगवा हमेशा अपने माँ जी से बातचीत करती रहती है। आगे देखो, याद रखिएगा, अब यहाँ बातचीत में और आगे बढ़ती है मंगवा, तो कहती है याद रखिएगा मर्द का मन बहुत चंचल होता है, मर्द का मन बहुत चंचल होता है। हमारे भी पति परमेश्वर हुआ करते थे, भरी जवानी में हमें छोड़कर चला गया, किसी और की गलियों में भटक रहा था, पता नहीं क्या उसे हो गया। जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझ रहा था, नहीं बुझ रहा था, तो मेरा बेटा कैसे बुझे। मंगमा के ये जो दर्द, इस दर्द के को सुनकर माँ जी को हंसी आ रहा, लेकिन हंसी को रोक रही है। माँ जी ये समझ रही है इस दर्द के पीछे, इस अनुभव के पीछे कितना दर्द छिपा है मंगमा में। जो इंसान किसी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी को भरे जवान में छोड़ दे तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, बहुत दर्द होता है। वो इंसान ही जानता है। यदि कोई लड़का को छोड़कर कोई लड़की किसी और लड़का के पास चली जाती है, तब वो दर्द कौन समझता है, उस लड़का के अलावा कोई नहीं समझता है। खैर, जिसके ऊपर बीतता है वो बढ़िया से समझता है। अब देखो क्या होता है, अब ये कहती है कि मन तो बहुत चंचल होता है, लेकिन फिर भी पुरुषों के वश में करने का कुछ तरीका होता है। उस तरीका को आप और एक्सेप्ट कीजिएगा, अपनाइएगा, तो आपका भी पति परमेश्वर आपके पीछे पीछे रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो कहती है तो बताइए कौन कौन है। तो कहती है सबसे पहले आपका ये इलाज है, मतलब 4 गो है मंत्र पुरुषों के वश में करने का, 4 गो तरीका। पहला तरीका क्या है कि जब भी आपके पति परमेश्वर आपके घर, मतलब आपके पास आए या फिर घर आए शाम के समय काम धाम करके, तो शाम के समय इतना झकास कपड़ा पहनिएगा कि आंख उनका तृप्त हो जाए देखकर, और हो सके तो है केस में फूल लगा लीजिएगा और इधर उधर सेंट उंट मार लीजिएगा, ताकि गम कौआ आपका शरीर महके। उसके बाद देखिएगा पति परमेश्वर एकदम कुत्ता पीछे लग जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसे कहेंगे। दूसरा बात, एक तो पहला होगा कि कपड़ा एकदम फर्स्ट क्लास पहन लीजिए और इधर उधर फूल लगा लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि पति परमेश्वर के मन पसंदीदा भोजन बनाइए, मन पसंदीदा, ताकि वो जीभ से अपन उंगली भी चाटते रह जाए, तो अगर वाह क्या बात है, मेरी बीवी बहुत मस्त खाना बनाती है। पहला। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि जब भी आपके पति परमेश्वर बाजार जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ही बार में सब सामान मंगा लीजिए, बार बार उनको भेजिए मत। बार पति परमेश्वर को भेजने पर बाजार न तंग आते हैं, उनको दुख होता है, इसलिए एक ही बार लिस्ट बनाकर मंगवा लीजिए। पहला तरीका हुआ। अब मतलब तीसरा। चौथा तरीका ये है कि मतलब जब पति परमेश्वर के आफत विपत उनके ऊपर आता, परिस्थितियाँ उनका डाउन होता है, तो उस समय आप वर्षों से जो पैसा जोड़ कर रखिए, और जब पैसा की जरूरत पड़े पति परमेश्वर को, तो पैसा जो जोड़ कर आप रखी हैं वो पति परमेश्वर को थमा दीजिएगा। ऐसे पति बहुत खुश होता है, ठीक है, कि हमारा परिस्थिति खराब है, इस समय मुझे मेरी बीवी पैसा दे रही है, कितना मुझे जानती है। ये सब कुछ टिप्स होता है, टोना टोटका होता है। इसके माध्यम से यदि आप इस टोना भूतिन को करिएगा तो आपके पति परमेश्वर आपके पीछे आ जाएंगे। ये तरीका होता है। आगे देखो, 15 दिन पहले मंगवा आती है, फिर से अगले दिन क्या होता है, अगले मत ऐसा ही बार आती है। जब मंगवा बेंगलुरु शहर में आएगी तो माँ जी से अपना घटना, अपना दर्द बयां करेगी, ठीक है। तो मंगवा आती है तो कहती है देखिए ना, आज हमारे घर में एक बहुत गलत काम हो गया। गलत मतलब हमारी बहू अपने बेटा मतलब मंगवा के पोता को जब मार रही थी, तो उस समय मंगवा कह रही है क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों मार रही हो। मतलब मंगवा के पोता, मंगवा के बहू मार रही थी।
अब देखो ना, सास को दिखाकर अगर कोई बहू अपने बेटा को मारती है ना, तो सास को दर्द होता है यार, वो जानबूझ के मारे लेसन कि कुछ कह सही पर हम झोंटा झोंटी करें, ऐसा होता है। ये सामान्य बात है, वो होता रहता है। तो दूसरा बात समझो, तो ये सब बात करती है कि जैसे हमारी बहू अपने बेटा को मार रही, तो हमें देखा नहीं गया, हम कह दे क्यों रे राक्षसी, पोता को क्यों मार रही है। तब इसी बात पर ना आव देखती है ना ताव देखती है, अपने बेटा को पोता को मतलब बेटा को हटाकर हमारे ऊपर चढ़ जाती है और कहती है क्यों नहीं पिटेंगे नहीं, हम इसे डांटे नहीं, डांटने का अधिकार नहीं है। ये सब डांटती है, चढ़ बैठती है किस पर, सास के ऊपर। तब कहता है कि आने दो उसे, मतलब मंगमा कह रही है अपने लड़का को, आने दो उसे, तब तुम्हें अक्ल सिखाते हैं। तब तक महाराज पधारते हैं। महाराज मतलब मंगमा के लड़का बा, जिसकी पत्नियां पीट रही थी पुतवा को। तो जैसे महाराज पधारते हैं, महाराज मतलब बेटा महाराज पधारते हैं, तब तक पता चलता है कि महाराज भी कहते हैं अधिकार है इसे पिटने दो, क्या दिक्कत है, कोई गलती किया तभी ना पिट रही है। तो जब तुम्हारा यही मनोकामना है तो पिटने दो, तो हम ही बुरा है, इसका मतलब हम डांट रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम ही बुरा हो जाते हैं। तो ऐसे ही बात बात पर बात आगे बढ़ जाता है। बेटा कह रहा, मंगमा का बेटा कह रहा है देखो माँ, तुम लोग के झगड़ा से हम तंग आ चुके हैं, जब जब तुम लोग झगड़ा करते तब तब हमें दुख होता है, पीड़ा होता है, कब तक ऐसा चलता रहेगा। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, गाय है, भैंस है, बैल है, तू तो अपना जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन हमारी पत्नी के आसपास कौन है, हम ही तो हैं उसके, हमारी अलावा तो कोई है नहीं। अगर तब मंगमा कह रही है, मंगमा की इसका मतलब है कि जब वो तुम्हारी पत्नी कहेगी कि माँ जी या फिर हम में से कोई एक घर में रहेगा तो क्या हमें तू बाहर निकाल देगा। तो मंगमा का लड़का कह रहा है क्यों नहीं, जब तुम्हारा इच्छा रहेगा तो तुम निकल सकते बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगमा गुस्सा में आकर कहते हैं ठीक है, तब आज ही से दोपहर से हम अलग हो जाते हैं। तो ये सब घटना दोपहर से, याद रखना, दोपहर से अलग हो जाते हैं उसी दिन। उसके बाद क्या होता है, माँ जी से भेंट मुलाकात होता है और ये बात गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। इस समय से वो क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन, कि मंगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ। मंगमा को बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ, तो कहोगे मंगमन अपनी बहू के साथ पोता की पिटाई को लेकर विवाद हुआ। जब पोता को पीट रही थी ना मंगमा की बहू, मतलब मंगमा की बहू अपने बेटवा को पीट रही थी, उसी को लेकर विवाद हुआ, झगड़ा हो गया। जब मंगमा का बहू नजमा अपने पुत्र को मारती है तो मंगमा कहती है क्यों रे राक्षसी, उसे क्यों पीट रही है। इस पर मंगमा को भी खरी खोटी सुनना पड़ा। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। अगला है कि अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ऐसा ही प्रक्रिया चलता रहता है। अगले दिन क्या होता है कि आती है मंगमा और कहती है तो अब तो हम अलग हो गए हैं, हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारे लिए दाल चावल नमक मिर्चा सब अलग अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया, हांडिया बर्तन अलग कर दिया, हमें दे दिया है, बहुत दुख होता है। तो अगले दिन माँ आती है और कहती है कि माँ मतलब मंगमा आती है और माँ जी से मिलती है तो कहती है कि आपका ये मखमल के जो ब्लाउज है, ब्लाउज कितना रुपया का है, मुझे भी पहनने का इच्छा करता है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर करके अपने घर परिवार को चलाते थे, लेकिन अब तो कोई है ही नहीं, तो अब क्यों ना हम अपना ही सबाखना अपना श्रृंगार करें। जब कोई है ही नहीं तो हम कहाँ से पैसा, मतलब किसके लिए पैसा जमा करें, अब हम भी उड़ाते हैं। तो मखमल के ब्लाउज का दाम पूछती है तो माँ जी कहती है ठीक है, मखमल के ब्लाउज 7 से 8 रुपया मिलता है। कितना रुपया मखमल के ब्लाउज कितना रुपया मिलता है, 7 से 8 रुपया मिलता है। और दर्जी के पास जाती है मंगमा और 7 से 8 रुपया में खरीदती है और वहीं उसी दर्जी को दे देती है। अगले दिन फिर से आती है मंगमा और कहती है देखिए माँ जी हमारा ब्लाउज कैसा टंच लग रहा है, देखिए हमारा सुरहो श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार जब भी माँ जी कहती है वाह कितना सुंदर लग रही हो, माँ जी मंगमा को कह रही है कितना सुंदर लग रही हो। लेकिन याद रखना, हो सकता है कहीं समाज में तुम्हें ताना मारे, क्योंकि तुम जिस परिस्थिति से हो ना, उस परिस्थिति में मतलब वृद्ध अवस्था में मखमल के ब्लाउज पहनना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था उस जमाने में। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लौटते समय जब माँ जी के घर से जब अपने घर मंगमा जा रही थी तो रास्ता में एक लड़का मिलता है, ये पढ़ाकू लड़का। ये लड़का क्या कहता है, अरे अम्मा, क्या बोला है, अरे अम्मा क्या बात है अम्मा, मखमल की जैकेट एकदम पहन ली हो। लड़का क्या बोला है मंगमा को, अरे अम्मा आप तो क्या बात है अम्मा, मखमल के जैकेट तो एकदम पहन ली हो। लेकिन मंगमा कह रही है क्यों रे लड़की बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू गले में फांसी नहीं लटकाया है, तू गले में फांसी नहीं लटकाया फिरता है। मैं जैकेट तू जब मंगमा कर रही है लड़का को, जब तू गले में फांसी लटका सकता है तो क्या मैं मखमल के जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। दोनों में झोंका झोंकी होता, तू में हो जाता। वहाँ 4 व्यक्ति खड़े थे, चारों हंस रहे थे, दोनों में झांका झुकी मतलब एक प्रकार तू में हो जाता था। आगे चलकर क्या होता है, जब घर पहुंचती है मंगमा, घर पहुंचती है तो उसकी बहू उसे ताना मार रहे थे, बाप रे बाप
जब एक में थी तो हमें कुछ तो दे ही नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं देती थी। अब अकेले हो गए तो मखमल की ब्लाउज पहन रही है, बूढ़ घोड़ी के नया लगाम, ऐसे मतलब ताना मार रही है। कौन? बहुआ। अब इसे देखा नहीं गया तो बर्दाश्त नहीं होता, ताना मारती जा रही थी, बहुआ मारती जा रही है, बर्दाश्त नहीं होता तो सीधे घर में पहुंच जाती है। कौन? सास मंगमा पहुंच जाती है। अपने लड़के से कहते हैं, क्यों रे, क्या तुम्हारी बीबी को हम कर्ण फूल और झुमका खरीद कर नहीं दिए हैं, तो तुम्हारी बीबी हमें ताना मार रही है? तो कहते हैं ठीक है, दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग बार बार झगड़ा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर से वहाँ से भगा देती है, मतलब भगाती नहीं है, मतलब आराम से मंगमा चली जाती है अपने घर में, क्योंकि घर भी अलग अलग कर दिया गया था। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर देखो तो अगले दिन फिर से माँ जी के पास जाती है, माँ जी के पास जाती है। फिर से उधर से लौटते नहीं, इधर से जाते समय रंगप्पा नाम का व्यक्ति था। कौन था बाबू? रंगप्पा नाम का व्यक्ति था, रंगप्पा। ये रंगप्पा देखो तो रास्ते में एगो कुआं था, अमराई का कुआं। जब वेंकटपुर से बेंगलुरु शहर है और ये वेंकटपुर है, ठीक है। वेंकटपुर से बेंगलुरु शहर जब जा रही थी तो बीच में एगो कुआं पड़ता था। इस कुआं का नाम था अमराई का कुआं। क्या नाम था बाबू? कुआं का नाम था अमराई का कुआं। अमराई के कुआं के पास एगो जुआड़ी था, जुआ, ताश ओस, गंजेड़ी, नशा उसा, दारू शराब पीने वाला, उसका नाम था रंगप्पा। तो रंगप्पा कौन था? तो कह देना रंगप्पा एक जुआड़ी था जो शौकीन तबीयत का था, एकदम बहुत ज़्यादा शौक में रहता है, शौको सिंगार में रहता है, और वो बहुत ज़्यादा जुआड़ी था। रंगप्पा मंगमा से कहता है, उसका हाथ पकड़कर बैठा लेता है और कहता है, देखो ना मंगमा, हमें कुछ पैसा की जरूरत है। रास्ता में जहाँ कुआं पड़ता है ना, वहाँ रुकवा लेता है, हाथ पकड़ के बैठा लेता है, कहता देखो ना मंगमा, हमें कुछ पैसा की जरूरत है, कुछ पैसा दे देती थी तो ठीक होता, हम रागी बेचकर हम तुम्हें लौटा देंगे। रंगप्पा ये कहता है। और दूसरा बात कि उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके बदन पर कुछ मतलब कुछ बयान कर देता है, कहता तुम कितनी सुंदर हो मंगमा, कितना सुंदर लगती हो। मतलब उसका नज़रिया कुछ अलग प्रकार के था, क्योंकि देखता है कि एक महिला जो अकेली महिला है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अलग नज़र से देखने लगता है। मंगमा को ये महसूस होता है कि आज तक हमारा पति परमेश्वर इस लेवल में हाथ नहीं पकड़ा जिस लेवल में ये रंगप्पा पकड़ा है। समझ रहे? दूसरा कोई औरत होती ना तो उसका धर्म बदल जाता है, मतलब उसका जो संस्कार होता है ना बदल जाता है, उसके चुंगल में, रंगप्पा के चुंगल में आकर उसके साथ अभद्र काम करने लगते। लेकिन मंगमा अपना धर्म नहीं छोड़ी, ठीक है। इतना ज़्यादा संस्कारी औरत थी मंगमा। फाइनली क्या होता है, रागी बेचकर लौटाने की काम करता है। उसके बाद से क्या होता है, उधर से जाती है मंगमा रंगप्पा से किसी तरह हाथ छुड़ाकर चली जाती है कहाँ, माँ जी के पास। वहाँ जाती है तो अपना पूरा घटना बताती है और कहती है, देखिए ना माँ जी, हमारे साथ ऐसे ऐसा घटना घट गया रास्ता में, हमारे पास कुछ पैसा है, बहुत डर लग रहा है, हो सकता है कहीं हमें, हमारा तो लड़का तो साथ में रखता नहीं है तो हम किसको पैसा दे रखने के लिए, तो हमारे पास कुछ तिजोरी है, आप ही रख लो और हमें जरूरत पड़ेगा ना तो हम आपसे मांग लेंगे। कौन बोली है? मंगमा बोली है। किसको बोली है? तो माँ जी को। माँ जी कहती है, ठीक है, अपने पति से हम पूछ कर ना हम तुम्हें बता देंगे अगले दिन। तो अगले दिन फिर से यही काम होता है, तो मंगमा आती है और तिजोरी को दे देती है। किसको? माँ जी को दे देती है रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद किससे क्या होता है, जब उधर से आती है तो मंगमा से फिर से मिलता है कौन? रंगप्पा मिलता है तो पान मसाला, पान सुपारी याद रखना। पान सुपारी का मतलब ये हुआ, मंगमा ना पान सुपारी खाने के काम करते थे। तो मंगमा जो फिर से अगले दिन मंगमा से रंगप्पा भेटा जाता है अमराई के कुआं, फिर से वही काम होता है, पान सुपारी खाता है, फिर से वहां से चली जाती है, किसी तरह हाथ छुड़ाकर चली जाती है। 2 दिन लगातार घटना घटा रंगप्पा के साथ, ठीक है। ऐसे काम में याद रख सकते हो। मंगमा क्या खाते थे? मंगमा पान सुपारी खाते थे, इस बात को याद रखना। फिर से फाइनली क्या होता है, जब उधर से आएगी मंगमा, जब बेंगलुरु शहर से आएगी अपने घर, तो अपने लड़का के लिए, अपने लड़के के लिए मिठाई लेकर आएगी, मिठाई लेकर। एक दिन की बात है, जब मिठाई नदिया में लेकर आ रहे थे ऐसे ऐसे करत तो ऊपर से कौवा नदिया में से मिठाई लेकर उड़ जाता है। मंगमा को डर लगा कि कौवा यदि किसी मनुष्य के शरीर को छू देता है तो बहुत अपशगुन होता है, लोगों को जनाना पड़ता है कि फलानिया मर गई है। तो जाकर घटना माँ जी से बोलती है, तो लेकिन माँ जी कहती है ऐसा कोई नहीं होता है, कोई कुछ ऐसा होता नहीं है, आराम से रहो, कुछ नहीं होगा। अगले दिन फिर से मंगमा मिठाई लेकर जाती है अपने पोता के लिए और चुपके लेकर आती है और अपने पोता को खिला देती है। पोता खाता है, बहुत कूदता है, हमारी दादी मिठाई दी है, देखो छोटे लड़का को थोड़ा आदत से दे दो तो बहुत कूदेगा, ऐसे कूदता है। लेकिन मंगमा करिए शांत हो जा, तुम्हारी माँ सुन लेगी। लड़का फिर से शांत होकर मिठाई खाने लगता है। ये सब प्रक्रिया चलते रहता है। अगले बार क्या होता है, माँ जी पोते की मिठाई लेकर जाती है और इस कौवा हुआ का घटना ये सब याद रखना, ठीक है। अगले बार रंगप्पा याद रखना, रंगप्पा मंगमा है, ठीक ना। आगे देखो,
बहू अब क्या करती है, बहुत बढ़िया चाल चलती है। चाल ये होता है ना कि बहू माँ जी को मनाने के लिए क्या करती है, अपने पोता को माँ जी मंगमा के पास भेज देती है। और मंगमा क्या होता है, मंगमा क्या होती है ना कि पोता को अपने पास रख लेती है और अपने साथ ही मतलब हमेशा के लिए रख लेती है। इसके बाद क्या होता है, जब पोता बेचैन हो जाता है कि दादी माँ हम भी चलेंगे कहाँ, बेंगलुरु शहर में, तो माँ मंगमा के सामने एक चैलेंज आ जाता है कि हम नदिया पकड़े कि हम तुम्हें एक हाथ में ले। तो मंगमा सोच में पड़ जाती है। तो उसी समय तुरंत क्या होता है कि बहुआ और इसका पति परमेश्वर मतलब मंगमा का लड़का दोनों आ जाता है, माफ़ी मांगने लगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो कि हमसे गलती हो गया, आज के बाद से ऐसा गलती नहीं होगा। अच्छा, पंच भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, मंगमा को समझाते हैं। तो मंगमा फाइनली मान जाते हैं, क्योंकि वो भी ममता का ही रूप होती है। ठीक है, माँ मतलब मंगमा मान जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, हम एक परिवार थे शाम के, अगर सुबह के भूला शाम तक आ जाता है तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं। अगर तुम लोग अपना गलती स्वीकार करते तो हम तुम्हें माफ़ करते हैं। फाइनली सब एक में मिल जाता है। ठीक है, मंगमा, बहू, पोता और बेटा मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करती है मंगमा, क्या करती है कि अपनी बहू को और अपने पोता को लेकर दही बेचने चली जाती है। इस समय मंगमा की बहू कहती है कि आप एक काम कीजिए, दही बेचने का काम मुझे दे दीजिए, अब आप अपने घर में रहिए, आराम से रहिए, आप अब चैन की नींद लीजिए, अब सब दही बेचने की जिम्मेदारी अब मेरा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से तब कहती है मंगमा, ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले हम तुम्हें कस्टमर दिखाई दे कहाँ हम दही बेचते हैं, उसके बाद से कभी हम जाएंगे, कभी तुम भी चले जाना, जब आवागमन हो जाएगा तब तुम हमेशा के लिए चलते रहना, क्योंकि कभी तुम कस्टमर नहीं देख रही हो, ग्राहक नहीं देख रही हो, कहाँ बेचना है। तो माँ जी और बहू दोनों निकल जाती है। माँ के हाथ में पोता और बहू के मतलब माथे पर नदिया दही साथ में चले जाते हैं सब कोई। बेंगलुरु शहर जाते हैं तो फिर से वहाँ बैठक होता है माँ जी के पास, माँ जी के आंगन में, और माँ जी से परिचय करा दिया जाता है मंगमा के द्वारा। मंगमा कहते, देखिए माँ जी, यही मेरी सुशील बहू है। पहले यही सुशील बहू झोंटा पकड़ कर मारती थी, और इस समय कह रही है यही सुशील बहू है। एकदम देखिए कितना मेरी बहू सुंदर है, बात समझे, बात झलकता रही। फाइनली किसी तरह सुंदर है, परिचय होता है। माँ जी कहते हैं, क्यों जी, मतलब ऐसे बोले, क्यों जी मंगमा के साथ क्यों ऐसा बर्ताव करती हो, मतलब मंगमा समझाने का काम करती है। लेकिन ये कहते हैं, देखिए माँ जी, केवल एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ था, इसलिए हम भी कुछ बोल दिए, वो भी कुछ बोल दिए, इसलिए हम लोग में विवाद हो गया था। गलती ये था कि वो जब हम अपने बेटे को पीट रहे थे, मतलब हम अपने बेटे को जब पीट रहे थे, तो उस समय माँ जी ये कह रही है, माँ मतलब सास जी ये कह रही हैं कि क्यों री राक्षसी, क्या हम आपको राक्षसी दिख रहे हैं, क्या हम राक्षस हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया और हम भी भला बुरा उनको बोल दिए थे। तो गलती तो दोनों जना में है, बात सही है। अब इस प्रकार लेखक जो श्रीनिवास साहब है ना, तो वो बोले हैं कि है जो पतोहिया ना नजमा को मगरमच्छ बोले हैं। क्या बोले हैं? मगरमच्छ। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, नजमा को किसकी संज्ञा दी गई है? मगरमच्छ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, एक इंसान जो नदी में जा रहा है, तो नदी में जाने के बाद तो नजमा जो होती है, नजमा वो नदी में उस इंसान को खींच रही है मगरमच्छ की भांति, और जो मंगमा है उस नदी में से इंसान को बचाने की काम कर रही है। तो मंगमा ऊपर खींच रही है बाहर, और नजमा पानी में खींच रही है, तो पानी वाले मगरमच्छ के संज्ञा दिया गया है, और ऊपर जो बचाने के काम है वो मंगमा का संज्ञा दिया गया है। और बीच में जो लड़का है पोता है ना, बीच में पैरा रहा है, पिसा रहा है। इसलिए फाइनली याद रखना कि नजमा को मगरमच्छ की संज्ञा दी गई है। फाइनली क्या होता है, इसके बाद वो क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ से पाठ हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो याद रखना, क्वेश्चन याद रखना, बहू बहुत बुद्धिमान थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। जब बच्चा दादी के पास बाजार जाने के लिए मलच रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मचल रहा था, तभी बेटा और बहू मंगमा के पास आकर अपनी गलती मानते हैं और उन्हें समझाते हैं और गलती स्वीकार करते हैं अपनी, और सास को मनाने के लिए यही बहुत बड़ी योजना बहू बनाती है। बहू कौन सी योजना बनाई थी सास को मनाने के लिए? तो कहोगे बहू अपने बेटे को सास के पास भेज देती है, और जब लड़का मचल रहा था बेंगलोर शहर जाने के लिए, उसी समय तुरंत बहू और बेटा, मतलब बहू बेटा दोनों आते हैं, मंगमा से हाथ जोड़कर गलती अपना स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। और फाइनली इस पर माँ जी अर्थात सास जी मान जाती हैं और इनको समझा देती है कि आज के बाद हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। यही बहू की सबसे बड़ी योजना